बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1 करते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड √57 न्यूटन मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। ये एक वेक्टर है जिसके अलोंग है। when applied at this point about this point, यानी कितनी फोर्स या कैसी फोर्स लगाई जाए कि हमें मोमेंट इतना पैदा हो और उस मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग दिस वेक्टर है। मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग दिस वेक्टर है और वो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है और बॉडी की रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट हो रही है, यानी जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना हो उसी पॉइंट के अबाउट बॉडी की रोटेशन हो रही होती है। तो इस क्वेश्चन में दर हकीकत हमें बच्चों फोर्स निकालनी है। हमें फोर्स निकालनी है। पहले जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें फोर्स गिवन होती थी, बट यहां पे हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है खुद। तो लेट हम फोर्स को, जब भी हमें खुद कोई वेक्टर क्वांटिटी निकालनी हो, तो आपको पता है मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं कि जब भी हमें कोई खुद वेक्टर क्वांटिटी निकालनी हो तो उसको हम नाम देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ पे फोर्स को मैंने नाम दे दिया, वैल्यू दे दी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इट मीन इस क्वेश्चन के अंदर अल्टीमेटली मुझे करना क्या होगा, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर फाइनली जो है मैंने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज ये फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं। फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, उसको आपको पता ही है। मैं पिछले क्वेश्चन जितने भी अभी मोमेंट के करवाए हैं, मैं उसको नाम पॉइंट ए दिया करता हूं जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही होती है। तो चूंकि फोर्स इस पॉइंट पर लग रही है एट दिस पॉइंट, तो इसको नाम ए दे दिया। और जिसके अबाउट मोमेंट निकालना हो, यानी जिसके अबाउट रोटेशन हो रही होती है, उस पॉइंट को मैं नाम पी दे देता हूं। तो ये पी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों मोमेंट के लिए आर निकालेंगे। आर को निकालने का ये मेथड आपको मैंने बताया हुआ है। जब भी दो पॉइंट्स दिए जाएं तो पॉइंट्स को पॉइंट्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स में से, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। तो आर निकाल लिया। अब हमने फोर्स ये जो लेट की हुई है इसके साथ मोमेंट निकालते हैं। आर क्रॉस एफ, मोमेंट अबाउट पॉइंट ये पी, मोमेंट अबाउट पॉइंट पी, ये मोमेंट निकाल दिया। मोमेंट आर क्रॉस एफ आई जे के, पहले आर के कंपोनेंट फिर एफ के कंपोनेंट, ये डिटर्मिनेंट बना लिया। ये एम की वैल्यू हमें ये मिल गई है। ये मोमेंट अबाउट पॉइंट पी आ चुका है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक और भी इंफॉर्मेशन है कि मोमेंट की मैग्नीट्यूड इतनी है, मोमेंट की मैग्नीट्यूड ये है, इतनी है, और वो मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग दिस वेक्टर है। आगे चलता हूं मैं। गिवन वेक्टर ये है, इसको लेट नाम ए दे दिया। अब किसी भी वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और एक उस वेक्टर की डायरेक्शन। आपको मैं पिछले पार्ट्स में भी बता चुका हूं कि मोमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं साथ साथ बोलता था कि ये देख लो जो मोमेंट का जवाब आया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां भी देख ले, मोमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही होती है। इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो ये जरूर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो यहां पे हमें कहा जा रहा है कि मोमेंट की मैग्नीट्यूड तो ये है और मोमेंट इस वेक्टर के अलोंग है। तो मोमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अभी मैंने कहा कि मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और किसी भी वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मोमेंट की मैग्नीट्यूड तो √57 है, लेकिन मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग दिस वेक्टर है। डायरेक्शन वेक्टर, दूसरे लफ्जों में ये हमें डायरेक्शन वेक्टर दिया गया है। हमने रिक्वायर्ड मोमेंट की डायरेक्शन इसके अलोंग निकालनी है।
तो ये बात बच्चों मैंने पहले भी एक अपने लेक्चर में बताई हुई है कि जब भी हमें कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना हो तो उस गिवन वेक्टर की हम डायरेक्शन निकाल लेंगे और हम अपने वेक्टर की रिक्वायर्ड डायरेक्शन भी उसी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन है, तो जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही हमारे रिक्वायर्ड वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। बच्चों जब भी हमें किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में लेना होता है तो उस वेक्टर गिवन वेक्टर की हम पहले डायरेक्शन निकालते हैं, यानी उस गिवन वेक्टर का हम पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं, वो हमें उस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है। चूंकि हमारा वेक्टर भी गिवन वेक्टर की ही डायरेक्शन में होता है तो जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही हमारे वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। लिहाजा गिवन वेक्टर की यहां हम डायरेक्शन निकालेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन मिलेगी। जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी मोमेंट यानी हमारे वेक्टर की भी वही डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हमारा जो मोमेंट है, जो रिक्वायर्ड मोमेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो हम इस ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे, तो हम इस ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे और यही डायरेक्शन हम अपने रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को कह लेंगे। तो इसमें हम यही अभी काम करेंगे। तो हमने गिवन वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली, ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमारा वेक्टर और गिवन वेक्टर उनकी डायरेक्शन सेम है, यानी उनकी डायरेक्शन आपस में क्या है, वो वेक्टर पैरेलल हैं, तो उनकी डायरेक्शन सेम है। हमने जो मोमेंट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर की डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन के पैरेलल है, लिहाजा इस वेक्टर की हम डायरेक्शन निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड के साथ उस डायरेक्शन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये डायरेक्शन निकाल ली हमने और इस डायरेक्शन को अब वापस इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारा मोमेंट वेक्टर आ गया, ये हमारा मोमेंट आ गया। मोमेंट ये भी हमारा एक मोमेंट है, ये भी एक हमने मोमेंट निकाला है। ये वाला मोमेंट हमने आर क्रॉस एफ से निकाला है, जबकि ये वाला मोमेंट जो है हमने इस वेक्टर की हेल्प से निकाला है। मैग्नीट्यूड गिवन है, मोमेंट की मैग्नीट्यूड गिवन है और मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग दिस वेक्टर है, तो ये दूसरा मोमेंट आ गया। इन दोनों मोमेंट को हम इक्वल कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेटिंग दीज मोमेंट्स हमें ये इक्वेशंस मिली हैं, ये चेक कर लें। इस मोमेंट को और इस मोमेंट को इक्वेट कर लूं, कंपेयर लफ्ज लिखा हुआ या इक्वेट एक ही बात है। कंपेयरिंग बी एंड सी, तो आयत कोफिशिएंट आयत से इक्वेट किया, ये जेथ कोफिशिएंट है, इसके जेथ कोफिशिएंट से इक्वेट किया, ये इसका केथ कोफिशिएंट है, ये इसके केथ कोफिशिएंट से इक्वेट करना है मुझे। अब बच्चों इन इक्वेशन से एक्स वाई जेड निकालने हैं, जो रिक्वायर्ड फोर्स थी, जो लेट मैंने की हुई थी, मुझे इन इक्वेशन से एक्स वाई जेड निकालना है। बच्चों इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 और 6 में भी हमारे पास बनी थी। तो जब हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वो मैंने उधर भी काफी डिटेल में ये बातें बताई हैं, मैं इधर भी बता रहा हूँ। हम फर्ज कर लो पहले इसमें इलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। अगर हम इसमें इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो कैसे करते हैं जरा देखें। फर्ज कर लो आप फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड से z को इलिमिनेट करना चाहते हो, ये तजुर्बा हम कर रहे हैं, ये अलग से रफ वर्क में आपको मैं एक तजुर्बा बता रहा हूँ। आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको फिर सेकंड इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट करो, तो ये देखें मैंने यही काम किया। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये रफ वर्क है, तो ये बना 6y + 3z। इसको जब सेकंड इक्वेशन के साथ फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें बच्चों इसमें जो है ये z से z कट जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी -4x + 6y = -4। यानी इसमें से मैंने z को इलिमिनेट किया, क्योंकि अब इसमें भी x और y वेरिएबल है इक्वेशन 3 में, और लेट इसको इक्वेशन आप 4 कह लें, तो इस इक्वेशन में हमारे पास x और y वेरिएबल है और इसमें भी x और y वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको जरा देखें, इसको और इसको जरा इक्वेट करें, ये देखें। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये -4x है ना, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं x को एलिमिनेट करने के लिए, तो ये वही इक्वेशन बन रही है। चेक करें, -4x + 6y
इज इक्वल टू -4। ये वही इक्वेशन बन रही। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगी। तो आपको कहने का मकसद ये है कि आप इन दो को आपस में सॉल्व करके z इलिमिनेट करके फिर नई इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करो, या फिर आप इधर से y इलिमिनेट कर लो फर्स्ट और 3 से, जो नई इक्वेशन x और z में बनेगी उसको जब आप इसके साथ सेकंड के साथ सॉल्व करोगे, 1 और 3 को आपस में सॉल्व करके जब आप सेकंड के साथ सॉल्व करोगे तो वो भी आपस में कट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। यानी इधर से आपको उस तरीके से जैसे हम नॉर्मल मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से x, y, z की वैल्यू निकालते थे, इधर नहीं मिलेगी ये वाला, यानी इस तरह का एलिमिनेशन मेथड इधर नहीं काम आएगा। तो एक और भी एलिमिनेशन मेथड है, वो क्या है, हम वो करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z और यहां से भी हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z, यहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z इन फॉर्म ऑफ z और यहां से x की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ z निकाल कर हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। यही काम मैंने किया। फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू ये आई, आप चेक कर लो। इसको बच्चों मैंने 2 पे डिवाइड किया ना, तो ये इक्वेशन बनी है। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन बनी है। इसको माइनस को इधर भी माइनस को काट लिया, माइनस माइनस से कट गया, ये इक्वेशन बनी है। और इनको मैंने रीअरेंज करके ये लिखा है, यानी इक्वेट करने के बाद ये जो इक्वेशन बनी है इनको थोड़ा सा मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया और बाकियों को रीअरेंज लिखा है। तो अब आप यहां से और यहां से x, y और x की वैल्यू निकालें। ये देखें y की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, z उधर चला जाएगा, 1 माइनस z डिवाइडेड बाई 2 मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा अगर आप और मजीद डिटेल से सॉल्व करते हो। और यहां से x की वैल्यू कैसे बनेगी, कैसे निकलेगी, ये 3z उधर चला जाएगा, 7 माइनस 3z डिवाइडेड बाई 4। ये मेरे पास y और x की वैल्यूज आ गई हैं, इनको इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं। y और x की वैल्यूज को बच्चों जब आपने इक्वेशन 3 में पुट किया, ये देखें -2 इंटू एक्स की वैल्यू वो ऊपर वाली, +3 इंटू वाई की वैल्यू वो वाली, ये इसमें पुट की है, इक्वल टू -2। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। जब भी ऐसा सीन आए तो ये जो डिनोमिनेटर, बड़ा डिनोमिनेटर होता है, पूरी इक्वेशन को उस बड़े डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। मैं कैंसिलेशन करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन मैं डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे ये 4 कट जाएगा, लेकिन इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6, क्योंकि ये 4 इंटू 2 और 4 कट के 2 बचेगा, तो वो 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा और ये 4 कट जाएगा। तो ये अब -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -14 + 6z, और इधर 4 को जब मल्टीप्लाई किया है तो इधर बचेगा 2, क्योंकि यहाँ जो 4 है वो 4 से कट गया, इधर जो है ये 2 बचेगा, 2 इंटू 3 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 6z। बच्चों ये 6z और ये 6z कट गया, -14 + 6, लेफ्ट पे -8 बचा, राइट पे भी -8 है। ये हमने जब इस इक्वेशन को के अंदर पुट किया और मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -8 बन रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। जब बच्चों लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो एंड पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो उसको हम या तो सेटिस्फाई बोलते हैं या ट्रू बोलते हैं, यानी -8 इज इक्वल टू -8। आप इसको ट्रू भी कह सकते हो या सेटिस्फाई भी कह सकते हो। बच्चों जब भी हमें रूट्स या वैल्यूज मिलती हैं, सोल्यूशन मिलते हैं, और वो रूट्स या वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट करते हैं, उसमें गिवन इक्वेशन में, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए पुट करने पे, तो उसको ट्रू या सेटिस्फाई बोलते हैं। इस ट्रू या सेटिस्फाई का ये मतलब है कि सॉल्यूशंस तो हैं ऐसे सीन में, ऐसी सिचुएशन में। ये जो एलिमिनेशन मेथड है इसमें हम कहते हैं देयर आर अनलिमिटेड सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन। तो इन दैट केस हम यही मैंने बात लिखी है, सो वी हैव इनफिनिट सॉल्यूशन और अनलिमिटेड सॉल्यूशन। इनफिनिट मैनी लिख लो या सिर्फ इनफिनिट लिख लो तो भी ठीक है। ऐसा क्यों है, हम क्यों कह रहे होते हैं कि इधर इनफिनिट सॉल्यूशन है? वेट करें, इस बात का जवाब ये मैंने अलग से दिया है,
बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। वेट करें, ये मैंने वजाहत की है। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये रफ वर्क है, ये ना करना। फर्ज कर लो अगर पेपर में आप तजुर्बे के तौर पे करोगे तो टाइम जाया होगा, इस तरह से सोल्यूशन मिलना नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपकी तसल्ली के लिए सॉल्विंग साइमल्टेनियसली वाले मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व तो किया लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला। ये इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। सिर्फ मैंने आपका विजन क्लियर हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, सामने मैंने लिख दिया था। तो जब ऐसा सीन आए, इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं, ये बच्चों आपने चैप्टर 2 में किया भी है। मैं थोड़ी देर बाद आपको मजीद इसी में और वजाहत करता हूं। तो हम फिर यहाँ ऐसे सीन में, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ये जो राइट साइड पर वेरिएबल है जेड, एक्स और वाई के अंदर ये जो राइट साइड पर वेरिएबल है जेड, इसको कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू या जनरल वैल्यू देंगे। लेट जेड इज इक्वल टू टी, टी लेट इसको किया, तो फिर इस लिहाज से एक्स और वाई क्या बनेंगे, यही जेड की जो वैल्यू टी है उसमें पुट करें 4 में और 5 में। तो इक्वेशन 4 बिकम वाई इज इक्वल टू 1 माइनस जेड था ना, तो 1 माइनस टी ओवर 2, एंड एक्स क्या बना 7 माइनस 3z, 3z की बजाय 3t ओवर 4। हमने इस सवाल में एक्स वाई जेड की वैल्यूज ही तो निकालनी थी, लेकिन वो अब जो हैं जनरल फॉर्म में मिल गई हैं। एक्स वाई जेड की इन वैल्यूज को वापस इसमें पुट करना है। मैंने शुरू में बोला था कि हमें जो फोर्स हमने लेट की है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, तो इसमें हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करनी है। तो ये मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यूज वापस इसमें पुट की हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अभी मजीद डिस्कशन बाकी है। मैं कुछ आपको और एक्स्ट्रा बातें बताता हूं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों ये सवाल पैदा होता है कि ये ऐसा होने पर हमने ये लेट जेड को वैल्यू टी क्यों की है। स्टूडेंट्स, टी एक जनरल नंबर है, जेड को आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेट कर लो, ये जनरल नंबर है, आर्बिट्रेरी नंबर है। टी को या जेड को कोई भी आप पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके चेक कर लो, जो आपको उसके अगेंस्ट एक्स और वाई मिलेगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। लेट आप जेड को टी नहीं पुट करते हो, आपकी मर्जी के तहत जो मर्जी आप रियल नंबर बोलो। लेट कोई स्टूडेंट बोलता है सर z को 0 पुट करें, आए z को t नहीं पुट करते, z को 0 पुट करते हैं, तो z की 0 की वैल्यू के अगेंस्ट x और y क्या बनेंगे, चाहे x y यहां से बना लो या यहां से बना लो, एक ही बात है। तो चलो यहां से बनाते हैं, z को 0 पुट करें तो x की वैल्यू बनेगी 7/4 एंड y की वैल्यू बनेगी 1/2। z को 0 पुट करने से y की वैल्यू 1/2। बच्चों, मैं दावा कर रहा हूं कि ये तीनों वैल्यूज जो हैं इसमें से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें, इस सिस्टम में पुट करें, वो उसको सेटिस्फाई करेंगी। आए देख लें, आप चेक कर लें, z की वैल्यू ये इसमें जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें ये उसको सेटिस्फाई करेंगी। आए इसी में पुट कर लें, 2 इंटू वाई की वैल्यू है 1/2 प्लस z की वैल्यू है 0, आंसर आना चाहिए 1। चेक कर लो, ये देखो 2 से 2 कट गया, 1 इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं ट्रू या सेटिस्फाई, जैसे इधर मैंने बोला था। आप कोई मर्जी z को वैल्यू दे दो, ये जो t बिलोंग्स टू r है ना, यानी इनफैक्ट z को जो मर्जी वैल्यू रियल नंबर में से दो। एक स्टूडेंट कहता है सर आप z को वैल्यू दें 1, देखें लेट z को 1 वैल्यू दी, इस लिहाज से y क्या बनेगा, इसमें पुट करें y, यहां पुट कर लें या इधर, इस लिहाज से y बनेगा 0 एंड x बनेगा, z को 1 वैल्यू पुट करने से x बनेगा 7 माइनस 3 इंटू 1 3, 7 माइनस 3 4, 4/4 1, x बना 1। आप आए बच्चों, ये वैल्यूज z, y और x की ये वैल्यूज किसी मर्जी इक्वेशन में पुट करो। एक बच्चा कहता है सर सेकंड में पुट करो, आए जी सेकंड में पुट करें, 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस 3, z की वैल्यू क्या है 1 है, 3 इंटू 1 आंसर शुड बी 7।
दैट इज 7 इज इक्वल टू 7, ट्रू बोलते हैं इसको, ट्रू। यस, इट मीन देयर आर इनफिनिट सोल्यूशन, अनलिमिटेड सोल्यूशन। फॉर एनी वैल्यू ऑफ z वी कैन हैव अ सोल्यूशन। हर z की हर वैल्यू के अगेंस्ट हमें एक्स वाई मिलेंगे, और वो तीनों जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज होंगी वो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही होंगी। देयर आर इनफिनिट सोल्यूशन। तो फिर हम इन जनरल लेट जेड को टी कर लेते हैं, क्योंकि फिर हर बंदा अपनी मर्जी का अलग अलग सोल्यूशन निकालेगा, और ये कोई सिंगल सोल्यूशन नहीं होता इस सिस्टम का। इस सिस्टम में क्या सोल्यूशन होते हैं? अनलिमिटेड इनफिनिट सोल्यूशन होते हैं। दैट्स वाई हम कोई पर्टिकुलर खास सोल्यूशन नहीं निकालते, हम इन दैट सिचुएशन जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हम कहते हैं लेट z इज इक्वल टू टी, और इस तरह से एक्स वाई भी उसी टी की फॉर्म में लिखते हैं। टी की बजाय आप u भी लिख सकते हो, v भी लिख सकते हो, तो बाकी सोल्यूशन एक्स वाई के भी u या v में आने हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और कोई कंसेप्ट दे मजीद सर कि ये अनलिमिटेड सोल्यूशन आ क्यों रहे हैं? स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.6 के अंदर ये टॉपिक है, मैं उधर से भी आपको समझाने जा रहा हूं। जब भी बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, उधर भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना ये, तो 2.6 की बात हो रही है, उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बेटा जब सॉल्व करते थे तो हम वहां पे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड या सिर्फ गॉस एलिमिनेशन मेथड से, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेते थे और उसको हम एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। जब हम सिस्टम को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहां से आगे हम ये पॉसिबिलिटीज देखते हैं। रिकॉल करें प्लीज, रिकॉल करें। अगर तो बेटा किसी भी सिस्टम का रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ए बी, ये प्लीज याद रख लें, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स ये इक्वल आए, और ये इक्वल आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। तीन यहां पे इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हमारे पास वैसे इस चैप्टर में या पिछले में होते ही 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। रैंक ऑफ ए बराबर आ जाए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, बराबर आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ये चीज आ जाए, ये सीन आ जाए, तो देयर विल बी अ सिंगल सोल्यूशन, देयर विल बी अ वन सोल्यूशन। उसमें जरूर एक्स वाई जेड की कोई ना कोई एक वैल्यू पर्टिकुलर मिलेगी, इस तरह का हो। तो इस केस में हम कहते हैं सोल्यूशन सिंगल मिल रहा है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जो भी क्वेश्चन में गिवन सिस्टम होगा उसको हम कहते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, अगर यही चीज यूं आ जाए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल, ये जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इसको अननोन भी कहते हैं। अननोन मीन ये जो एक्स वाई अभी नहीं मिले, बाद में हम निकालते हैं, तो एक्स वाई को अननोन भी कहते हैं या एक्स वाई को वेरिएबल भी कहते हैं। रैंक ए का या रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो, यही सीन इधर बन रहा है, इस क्वेश्चन में यही सीन बन रहा है। तो इस केस में फिर हम कहते हैं देयर आर इनफिनिट सॉल्यूशंस, देयर आर इनफिनिट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, अनलिमिटेड सॉल्यूशन। ऊपर वाले केस में सिंगल सॉल्यूशन, इस वाले केस में इनफिनिट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन इधर भी मिल रहा है लेकिन होंगे इनफिनिट सॉल्यूशन, जो अभी मैंने करके दिखाया। तो इस केस में भी कहते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी ऊपर या नीचे वाला दोनों केसेस में सिस्टम कंसिस्टेंट है, यानी चाहे सॉल्यूशन सिंगल मिले चाहे सॉल्यूशन इनफिनिट मिले, सॉल्यूशन मिल तो रहा है ना, चाहे एक सॉल्यूशन है चाहे मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन में भी हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी निकाले थे, चाहे सिंगल सॉल्यूशन है चाहे इनफिनिट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना। इन दोनों सूरतों में हम कहते हैं इन दोनों में
सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी जब रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी हो या रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी हो, यानी इन दोनों सूरतों में रैंक ए और रैंक ए बी इक्वल तो है ना। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो तो सिंगल सोल्यूशन, बट नंबर ऑफ वेरिएबल से ये चीज लेस हो, यानी ये चीज दोनों सूरतों में मौजूद है, बट इसमें साथ ये क्या है, लेस है। यानी जब भी रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगा। हाँ, इस ऊपर वाली सूरत में सिंगल सोल्यूशन और इस नीचे वाली सूरत में इनफिनिट सोल्यूशन। और सोल्यूशन कब नहीं मिलता, सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता, तीसरा केस है वो ये होगा कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल ना हो तो फिर हम कहेंगे नो सोल्यूशन पॉसिबल, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। उसमें हम वेरिएबल की तरफ फिर जाते ही नहीं है। जब रैंक ए और रैंक ए बी इक्वल हो तो फिर हम देखते हैं कि क्या वेरिएबल की तादाद भी इसी रैंक के बराबर है। जब ये सीन आए कि वेरिएबल की तादाद भी इसी रैंक के बराबर है तो फिर हम कहेंगे सिंगल सोल्यूशन, और फिर इस सूरत में हम कहते हैं इनफिनिट सोल्यूशन। लेकिन जब रैंक ए और रैंक बी बराबर ना हो तो हम वेरिएबल की तरफ देखते ही नहीं है, वेरिएबल की तादाद को फिर नहीं देखते, फौरन हम कहते हैं नो सोल्यूशन। इस केस में फौरन हम कहते हैं नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो दर हकीकत यहां जो इस सवाल में जो सीन क्रिएट हो रहा है वो ये सेकंड वाला है। आए देख लें, मैंने यहां से इस सिस्टम से बेटा इस सिस्टम से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है। ये देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कोई नहीं है 0, y का 2 और z का 1 इक्वल टू 1। ये अभी मैंने डॉट्स डालने हैं। मेरी आदत होती है कि मैं पहले सिस्टम को सॉल्व करके फिर मैं डॉट्स डालता हूँ। यहाँ पे अभी मैं डॉट्स डालूंगा, ये मैंने डॉट्स डालने हैं। मैं जान के मैंने डॉट्स नहीं डाले थे कि आपको मैं पहले समझा लूं फिर मैं डॉट्स। और आप भी 2.6 में जब भी इस तरह का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन करेंगे तो डॉट्स ना डालना, पहले आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना फिर डॉट्स डालना। तो ये मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है। यहाँ पे अब इसकी एचिलॉन फॉर्म बनानी है। मैंने फर्स्ट और थर्ड रो को एक्सचेंज किया। यहाँ पे अब मुझे नीचे जीरोस भी बनाने और यहाँ पे 1 बनाना है। तो पहले मैं यहाँ ये -2 को देखते हुए यहाँ मैंने 0 बना लिया, तो R2 + 2R1 ये चीज़ बनेगी। फिर यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। इस रो पूरी को डिवाइडिंग विद -2 किया, यहाँ पे 1 बन गया। अब यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है और 1 के नीचे जीरोस बनाना है, ये एचिलॉन फॉर्म है। तो इस पूरी रो को अब 6 पर डिवाइड किया, ये सीन बना। अब यहाँ पे 1 के नीचे 0 बनाना है। इस सेकंड रो पूरी को -2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया, R3 + -2R2, ये देख लेना, R3 + -2R2। सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके जब इसमें ऐड किया तो ये चीज बनी। अब गौर करें, रैंक ऑफ ए, इतनी चीज को मैं बेटा छुपा रहा हूं। रैंक ऑफ ए, ये देख लो बच्चों, रैंक ऑफ ए यहां ये इतना ए मैट्रिक्स है, वो आगे बी की कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। यहां से देखें ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को रैंक कहते हैं, 0 रो को रैंक नहीं कहते। तो रैंक ऑफ ए दिस इज 2, रैंक ऑफ ए दिस इज 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को रैंक कहते हैं। तो रैंक ऑफ ए इज 2। नाउ दिस इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए बी वो भी 2 है, रैंक ऑफ ए भी 2, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 2, बट वेरिएबल्स की तादाद 3 है। ये सेकंड केस बन रहा है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, वो 2 दोनों का, बट वेरिएबल की तादाद 3 है, एक्स वाई जी। सो देयर आर इनफिनिट सोल्यूशन। सोल्यूशन तब भी निकालना था, यानी आप ये काम करके भी सोल्यूशन निकालते, लेकिन ये सवाल बहुत लेंथी हो जाना था। मैंने आपको सारा डिटेल में ओवरऑल हर एंगल से हर तरफ से कंसेप्ट दे दिया है। एलिमिनेशन मेथड ये वाला, एलिमिनेशन मेथड ये वाला, व्हाई देयर आर इनफिनिट सोल्यूशन, बिकॉज ऑफ रैंक मेथड।
सारे एंगल से क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर बच्चों यूं सीन बने, इस तरह की सूरत हाल बने कि यहाँ पे जैसे ये -8 लेफ्ट पे भी था और राइट पे, लेकिन यहाँ पे इधर लेफ्ट पे -8 की बजाय इधर कोई और नंबर होता, कुछ भी हो सकता है, 0 हो, -6 हो, 2 हो, कुछ भी हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, ऐसा सीन आ जाए, तो इसको बोलते हैं फॉल्स, नॉट सेटिस्फाई। इन दैट केस हम कहेंगे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन पॉसिबल। यहां पे भी इसी तरह से फिर ये अगर इस मेथड से आप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। यानी जैसे अगर यहाँ पे -8 है और इधर भी -8 है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 इज इक्वल टू 0 वो इक्वल होगी। चाहे यूं सॉल्व करो तब भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, और ऐसे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, ये वाला भी सीन, इसमें भी हम कहेंगे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, और इधर भी ऐसा ही सीन बनेगा कि इस तरह की इक्वेशन में फिर जब हम उनको ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड इस तरह के, तो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड वो इक्वल नहीं होंगी। यानी इधर लेफ्ट साइड पे तो 0 बनेगा, लेकिन राइट साइड पे 0 की बजाय कोई और नंबर बन रहा होगा, तो फिर हम कहेंगे इधर भी इस तरह के मेथड में भी हम, या इस तरह दोनों में हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट ट्रू, फॉल्स या नॉट ट्रू एक ही बात है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम कहेंगे सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन, यानी इन दैट केस ये वाला सीन बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इधर भी और इधर भी, नॉट ट्रू या नॉट सेटिस्फाई भी इसको कहते हैं। इन दैट केस हम कहेंगे सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन। और बेटा सिंगल सॉल्यूशन वाला जो केस है वो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आप देख लें, वो सिंगल सॉल्यूशन वाला केस, आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको सिंगल सॉल्यूशन वाला केस उसका पता चल जाएगा। बच्चों मैं अपने लेक्चर में अक्सर क्वेश्चन के मेन या उसके टिपिकल स्टेप्स जरूर बताया करता हूं, तो इस क्वेश्चन के भी खास या मेन 4 टिपिकल स्टेप्स हैं, 4 मेन स्टेप्स हैं। वो कौन से हैं जरा देखिएगा, नोट कीजिएगा। हमने फोर्स को लेट करके पहली बात यह है कि हमने मोमेंट निकालना है, एक मोमेंट निकालना है R क्रॉस F वाले मेथड से। दूसरा स्टेप यह है कि हमने एक और मोमेंट निकालना है इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिहाज से। तीसरा स्टेप यह है कि इन दोनों मोमेंट्स को आपस में इक्वेट करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकालनी है, ये वाला मोमेंट और ये R क्रॉस F वाला मोमेंट, इनको इक्वेट करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस निकालना है। चौथा स्टेप ये है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपने ये एलिमिनेशन वाला मेथड जो यहाँ पर है, अगर आप ये वाला लगाओगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एलिमिनेशन वाला मेथड ये वाला लगाकर आपने एलिमिनेशन मेथड से सोल्यूशन निकालना है। और फाइनली लेट z को t करके सोल्यूशन x y z को, यानी ये जो x y z की वैल्यूज है इसको इसमें पुट करना। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये हर एंगल से बहुत अच्छा कंसेप्ट मिला होगा। क्वेश्चन 15 पार्ट 2 है, एट व्हाट पॉइंट द फोर्स 2i + 2j - 3k, आप बच्चों -3k की बजाय -2k कर लें, यहां पे एक करेक्शन कर लें, -3k की बजाय -2k कर लें। मैं बाद में -3k से भी समझा दूंगा, बता दूंगा कि अगर यहाँ पे -3k ही लें तो फिर क्या होगा। फिलहाल आप इसको -3k की बजाय -2k बना लें। एट व्हाट पॉइंट द फोर्स दिस वन शुड बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ वेक्टर मोमेंट, मोमेंट की ये वैल्यू है अबाउट दिस पॉइंट। यानी इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि पॉइंट निकालें, यानी कितने पॉइंट पर या किस पॉइंट पर ये वाली फोर्स लगाई जाए तो मोमेंट इतना प्रोड्यूस होगा, जबकि पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है। तो इसको अंडरलाइन करके F लिख लें, ये गिवन मोमेंट है,
और दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, यानी इसको मैं अभी पी पॉइंट कहूंगा, बट इस क्वेश्चन में हमें ए पॉइंट जो है ये फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमें निकालना है। तो पहले जो गिवन वैल्यूज या गिवन क्वांटिटीज है मैं वो लिख लूं। मैंने फोर्स को लेट नाम एफ दे दिया, यहां पे आपकी मर्जी है लेट लफ्ज लिखें या ना लिखें। फोर्स को लेट नाम एफ दे दिया, ये -2 के इसके साथ फोर्स लिखनी है। पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये वाला जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है बच्चों, मैं हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन को पी नाम दिया करता हूं, ये रफ डायग्राम जरूर बना ले। ये पी है एंड मोमेंट यहां पे गिवन है, मोमेंट गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी ए पॉइंट निकालना है। तो ए के अंदर हम एक्स वाई जेड नाम दे देते हैं, क्योंकि पी के अंदर भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हैं, इस तरह से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहां पे भी हम जो है एक्स वाई जेड ए के अंदर नाम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताता चलूं, मोमेंट ऑफ फोर्स के जब भी क्वेश्चन मोमेंट के आएंगे तो क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 चीजें गिवन होनी चाहिए। फोर्स होनी चाहिए और 2 पॉइंट्स होने चाहिए, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और दूसरा पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो जैसे 15 के फर्स्ट पार्ट में उसने फोर्स मांगी थी और पॉइंट्स गिवन थे, यहां पे उसने एक पॉइंट मिसिंग किया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो पॉइंट मिसिंग किया है, जबकि फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन दे दिए। तो यानी वो डिफरेंट चीजें देकर, डिफरेंट चीजें मिस करके कुछ वैल्यूज दे रहे और कुछ वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने को दे रहे। पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में फोर्स निकालनी थी और पॉइंट्स गिवन थे, यहां पे एक पॉइंट और फोर्स गिवन है, जबकि एक पॉइंट मिसिंग है। कौन सा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो उसको लेट मैंने ये नाम दे दिया। इट मीन इस क्वेश्चन में भी दर हकीकत हम एक्स वाई जेड की ही वैल्यूज निकालेंगे, बट वो इधर पॉइंट के अंदर हम फाइनली पुट करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमारा मेन टारगेट या मेन मकसद क्या है? एक्स वाई जेड निकालना है। तो बिल्कुल उन्हीं लाइंस के साथ जैसे पार्ट 1 हमने इसका किया था, उन्हीं लाइंस के साथ पहले तो हम आर निकालते हैं। आर हम क्या निकालेंगे? पी ए। हमेशा आर की डायरेक्शन टुवर्ड्स फोर्स होती है, तो पी ए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया, ये हमें आर मिल गया। फिर हम मोमेंट निकालेंगे आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ के लिहाज से ये बच्चों हमने डिटर्मिनेंट ओपन करना, डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना मैंने बताया हुआ है। ये हमारा मोमेंट आ गया। यहां से आगे मैंने एक स्टेप शॉर्ट करके डायरेक्ट एम की वैल्यू लिख ली है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली यही एम की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास ये एम की वैल्यू आ गई, ये हमारा मोमेंट आया है, जबकि क्वेश्चन में एक मोमेंट गिवन भी है। मैंने यही बात लिखी है, गिवन मोमेंट। सो इन दोनों मोमेंट्स को क्या करेंगे? हम आपस में इक्वेट करेंगे। जबकि 15 क्वेश्चन के पार्ट 1 में जो है दोनों मोमेंट्स हमने बनाए थे और उनको इक्वेट किया था। यहां पे एक मोमेंट हमने बनाया, दूसरा गिवन है, दोनों को आपस में यहां पे भी हम इक्वेट या कंपेयर कर रहे हैं। उधर भी हमने दोनों मोमेंट्स को कंपेयर किया था, इक्वेट किया आयत कोफिशिएंट आयत से, जेथ कोफिशिएंट जेथ से, केथ कोफिशिएंट केथ से। तो ये बच्चों देख लो, ये मैंने आगे थोड़ा सा उनको सिंप्लीफाई किया, सेट किया इक्वेशन को। यहाँ पे बिल्कुल वही लाइंस, बिल्कुल वही वर्डिंग हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगी। अगर आप इनको इस तरह के इलिमिनेशन वाले मेथड से करते हो, यानी ये देखो यहाँ पे मैंने z को इलिमिनेट करना चाहा, तो यहाँ पे ये जस्ट इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास ये नई इक्वेशन 4 आई। ये तो जो नई इक्वेशन है ये 3 के साथ मैच कर रही है। इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इनको, तो ये लेफ्ट साइड पे 0 इज इक्वल टू 0, ये तो है तो ट्रू, लेकिन x वेरिएबल या y वेरिएबल उड़ गया, खत्म हो गया, हमें मिला ही नहीं वेरिएबल, उसकी वैल्यू नहीं मिली। अब हम दूसरा एलिमिनेशन मेथड करते हैं, तो वही बात, यहां से मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z या इन फॉर्म ऑफ z निकालूंगा। यहां से y की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ z क्या आएगी? y इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखा मैंने, आप भी बेशक डायरेक्ट लिखना,
5 + 2z ओवर -2। ये -2 नीचे ही रहने दिया मैंने, आप चाहें तो इस -2 को ऊपर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से ये देखें 2z ऊपर उधर जाके -2z + 2z हो गया और -2। ये y की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू मैंने निकाली है। इसी तरह से ये x की और y की ये जो वैल्यूज हैं, इनको जरा थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। इसको कहते हैं ट्रू। यूं या यूं, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ट्रू अगर हो ऐसे, इसको ट्रू कहते हैं। यूं या यूं एक ही बात। ट्रू हो, वेरिएबल खत्म हो जाए लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, तो ये भी एलिमिनेशन मेथड है, ये भी एलिमिनेशन मेथड है। तो इन दोनों सूरतों में आप चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, मर्जी आपकी, दोनों तरह से कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं और यूं भी। तो इस सूरत में हम कहेंगे देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि आप यही वाला एलिमिनेशन मेथड करें बच्चों, जैसे 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में भी यूं कर सकते हैं और इधर भी यूं कर सकते हैं कि आप ये वाला एलिमिनेशन मेथड कर लें, जरूरी नहीं कि यूं करें। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, इधर भी इस तरह से 0 0 की बजाय कोई और चीज आ जाए बट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, या इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए ऐसे, तो हम कहेंगे देयर आर इन्फिनिट सॉल्यूशन, अनलिमिटेड सॉल्यूशन। 0 = 0 आ जाए या कोई नंबर इक्वल टू वही नंबर आ जाए तो हम कहेंगे देयर आर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। इन दैट केस क्या करना है, वही बात जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेट z को क्या करेंगे, नाम कोई वेरिएबल दे देंगे, t जनरल नाम। तो फिर आपने y को भी इन टर्म्स ऑफ t और x को भी इन टर्म्स ऑफ t। इस सिस्टम को, इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं इन्फिनिट सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशन। और सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। चाहे सिंगल सॉल्यूशन आए चाहे इन्फिनिट सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन जब भी निकलेगा, चाहे वन सॉल्यूशन हो चाहे इन्फिनिट सॉल्यूशन हो, इन दैट केस सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। ये लिखने की नहीं जरूरत, मैं वैसे आपको बता रहा हूं, ये काम हम 2.6 में करते थे। आप ये रैंक वाले मेथड से भी देख लें, लेकिन ये नहीं करना, ये करना नहीं है, सिर्फ आप देख लें ये रैंक वाले मेथड से भी बच्चों एंड पे वही बात हो रही है जो पिछले पार्ट में हुई थी। कोई एक रो सारी की सारी 0 बन रही होगी तो फिर हम कहेंगे देयर आर इन्फिनिट सॉल्यूशन बिकॉज रैंक ऑफ ए, इसको छुपा लो, ये इतना ए मैट्रिक्स है, इतना ए मैट्रिक्स है। ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इतना ए मैट्रिक्स है। तो इसका रैंक देखें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रैंक होती हैं, तो इसका रैंक 2। और ये सारा इस लिहाज से देखें तो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ये आपने इस तरह से डॉट्स डालने, और ये पूरा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक क्या है, 2 है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, बट ये 2 है और अननोन कितने हैं, 3। तो दैट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। सो देयर आर इन्फिनिट सॉल्यूशन। और बच्चों ये सिस्टम जो रैंक वाला ये जो मेथड है, इसमें फर्ज कर लो ऐसा सीन आए, ये मैं 2.6 की बात कर रहा हूं, फर्ज कर लो बच्चों ऐसा सीन आ जाए यहां पे 7 होता तो फिर नो सॉल्यूशन वाला सीन था क्या, ये मैं वैसे 2.6 की बात कर रहा हूं। आखिरी रो पूरी 0 हो जाए तो फिर इन्फिनिट सॉल्यूशन, लेकिन आखिरी रो में यहां तक 0 हो लेकिन इधर कोई नंबर हो तो फिर नो सॉल्यूशन। क्यों, इतना देखें, रैंक ऑफ ए इज 2 एंड अब देखें रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज 3। ये 7 की वजह से ये पूरी रो 0 रो नहीं है, रैंक इज 3। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, सो सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन। अगर ऐसा हो जाता फिर ये कहते, फिलहाल तो यूं है, सो देयर आर इन्फिनिट सॉल्यूशन। और सिस्टम हैविंग नो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन में क्या सीन होगा, अगर यहाँ पे ये जो है नंबर की बजाय -5 इज इक्वल टू -5 की बजाय यहाँ पे कोई और नंबर आ जाए तो यहाँ पे भी हम कहते हैं सिस्टम हैविंग
नो सोल्यूशन, या इधर भी 6 होता और इधर 0 होता, हम कहते हैं सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। ये यूं आ जाए 0 इज इक्वल टू 6, हम कहेंगे सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पे भी मैंने बताया कि यहाँ पे कोई नंबर हो और इधर ये तीनों नंबर 0 हो बट यहाँ पे 0 ना हो, तब भी हम कहेंगे रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी एंड हेंस सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कब होता है, सोल्यूशन कब नहीं होता, इन्फिनिट सोल्यूशन कब होते हैं, सिंगल सोल्यूशन कब होता है और सोल्यूशन कब नहीं होता, ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। सिंगल सोल्यूशन वाला केस जो है वो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में देख लें। और अगर मैट्रिसेस में आप में से कोई बच्चा कहे कि ऐसा जब सीन मैट्रिसेस में हो तो सिंगल सोल्यूशन वाली क्या स्टोरी होगी, कैसे होगी, फर्ज करो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है, तो ये फिर सिंगल सोल्यूशन वाली स्टोरी होगी। इसमें रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी है एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन 3 भी है, रैंक ऑफ ए 3, रैंक ऑफ ए बी भी 3 एंड इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, तो वो फिर सिंगल सोल्यूशन होगा और उसमें फिर हम जे एंड से सोल्यूशन निकालते हुए वापस जाते हैं। ये 2.6 में ऐसा होता है। यूं कर लें बच्चों या यूं कर लें, जैसे आपकी मर्जी। अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाए यूं, या फिर ये जैसे नंबर है -5 इज इक्वल टू -5, इन दोनों सूरतों में हम कहते हैं द सिस्टम हैविंग इन्फिनिट सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों यूं कर भी लें अगर, तो भी आपको सॉल्यूशन इस मेथड से नहीं मिलना, सॉल्यूशन तो इस मेथड से मिल रहा है, यानी हमें सॉल्यूशन तो जरूर निकालना है। अगर आप ये वाला मेथड कर भी लोगे तो इससे सिर्फ इतना पता चलेगा कि सिस्टम हैविंग इन्फिनिट सॉल्यूशन, बट व्हाट इज दैट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन इस मेथड से नहीं मिलेगा, वो सॉल्यूशन मिलना तो इसी मेथड से है जैसे ये किया। ये काम आपने, यानी ये वाला काम जो है, ये वाला काम आपने पार्ट 1 में भी करना है और पार्ट 2 में भी। ये तो सिर्फ मैंने आपको सामने समझाने के लिए किया है। अगर आप ऐसे कर भी बैठोगे पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, इन दोनों, इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में आप अगर ये कर भी बैठोगे तो सिर्फ इससे, इस तरीके से तो सिर्फ इतना पता चलेगा इस क्वेश्चन में, इन दोनों पार्ट्स में, कि सिस्टम हैविंग इन्फिनिट सॉल्यूशन, ट्रू होने के वक्त इतना पता चलेगा कि सिस्टम हैविंग इन्फिनिट सॉल्यूशन। लेकिन वो सॉल्यूशन है क्या, उसके लिए फिर भी आपको ये मेथड करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में आपने शुरू से ही, यानी सिरे से ही यही काम करना है, ये वाला मेथड ना करें। और ये वाला बच्चों भी मेथड आपने नहीं करना, ये रैंक वाला, ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये, इससे आपको इतना पता चले। ये 2.6 में आपने किया कि ये वाला जो मेथड है इससे इन्फिनिट सॉल्यूशन ही निकलते थे। तो ये ट्रू होने के बाद आगे हम वही काम करेंगे, हम लेट z को कोई जनरल वैल्यू नाम देंगे, लेट z इज इक्वल टू t। इसके बाद हम y की वैल्यू को भी t की फॉर्म में लिख देंगे और x की वैल्यू को भी t की फॉर्म में लिख देंगे। ये हमें x y z की वैल्यू आ गई, यानी हमें x y z की वैल्यू मिलने के बाद हमने जो लेट पॉइंट किया था a x y z, इसके अंदर इनको पुट कर दो, ये हमारी पॉइंट की वैल्यू आ गई जो हमने लेट किया था शुरू में, ये हमें मिल गई। अब वही बात आप थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया, लेट आप थोड़ी देर के लिए z को कोई नंबर दे दो, लेट z को कोई वैल्यू दे दो, लेट z इज इक्वल टू 0 करते हैं तो y की वैल्यू फिर इस लिहाज से ये मिलेगी। इधर से निकाल लो ये t की जगह अब आप 0 पुट कर लो, क्योंकि z इज इक्वल टू t या z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे t की जगह 0 पुट कर लो या यहाँ z की जगह 0 पुट कर लो, एक ही बात है। तो आपको y और x की ये वैल्यूज मिल रही हैं। ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है बच्चों, ये आपके पास देयर इज अ वन पर्टिकुलर सोल्यूशन। आप चेक कर लो ये सोल्यूशन जो है ये इस इक्वेशन में किसी एक में पुट कर लो 1 2 3 में, तो ये उसको सेटिस्फाई करे। बट दिस इज वन पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड देयर विल बी, ये मैंने लिखा हुआ है, देयर विल बी इन्फिनिट सच सॉल्यूशंस।
इसकी भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी कंफर्मेशन के लिए मैंने किया, और इस मेथड की भी जरूरत नहीं है। ये रैंक का मेथड अभी बता तो दिया मैंने, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आपकी कंफर्मेशन या तसल्ली के लिए मैंने किया है। तो इनफैक्ट ये वाला जो सोल्यूशन है ये हमारा यहां से मिलने वाला सोल्यूशन है। अगर बच्चों यहां पे -3k ले लिया जाए तो फिर आप चेक करके देख लेना, फिर सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन वाला सीन बनेगा। ये आप खुद चेक कर लेना। अगर यहां पे हम -3k के साथ इसको सॉल्व करें पूरे क्वेश्चन को, तो यहां पर आकर आप देखना सिस्टम हैविंग नो सोल्यूशन वो वाला सीन बनेगा। ये आपने खुद चेक कर लेना है, ये आपने खुद चेक कर लेना, देख लेना है, आपको पता चल जाएगा। बच्चों आप निकाल करें, एक्सरसाइज 2.6 में भी हम यही काम करते थे। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आप याद करें, उसमें हम क्या करते थे, हम कोई सी भी दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके उधर से जो हमें सोल्यूशन मिलता था उसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते थे। यहाँ पे भी हमने यही काम किया है, इक्वेशन 1 और 2 से सोल्यूशन निकाल कर ये जो सोल्यूशन हमें मिला है इसको इक्वेशन 3 में हमने पुट किया है। तो वो हम नॉन होमोजीनियस में भी कर सकते हैं और होमोजीनियस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम पर कर रहे हैं। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड।